बच्चों, आज फिजिक्स एनसीईआरटी फिजिक्स का 4th लेसन गतिमान आवेश चुंबकत्व के न्यूमेरिकल कराते हैं और आज से पहले भी कुछ न्यूमेरिकल करा दिए हैं। तो उसी क्रम में मैं आज 10वां न्यूमेरिकल कराता हूं और वही तरीका रहेगा बच्चों। बुक से मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और सभी के पास बुक एनसीईआरटी की अवेलेबल है। क्वेश्चन देखिए और सॉल्यूशन देखो, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है लेसन 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के न्यूमेरिकल। तो देखिए बच्चों भाई, 10वां क्वेश्चन, दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर M1 एवं M2। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर हैं दो, M1 एक M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। R1, N1, A1, B1, R2 यानी कि दो कुंडलियों की वैल्यू दे रखी है, उनका प्रतिरोध, फेरों की संख्या, क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र का मान। तब वो कह रहा है बच्चों ए पार्ट में M2 एवं M1 की धारा सुग्रताओं, बी पार्ट है इसका M2 एवं M1 की वोल्टता सुग्रताओं का अनुपात पूछा है। तो बच्चों देखो, दोनों अनुपात याद करते हैं। मैं दोनों की वैल्यू लिखता हूँ। ये तो ये है दो चल कुंडली। तो बच्चों R1 दे रखा है, यहाँ पर R1 दे रखा है 10 ओम और N1 दे रखा है 30, A1 दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर और B1 दे रखा है 0.25T यानी कि टेस्ला। और इसी प्रकार से दूसरी कुंडली का दे रखा है बच्चों भाई प्रतिरोध R2। तो R2 है 14 ओम और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 = 42 और क्षेत्रफल दे रखा है कुंडली का 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर और चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है ये। तो चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है इसका भाई 0.50 टेस्ला। तब करा है बच्चों इसका ए पार्ट के M2 एवं M1 की धारा सुग्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने थ्योरी में धारा सुग्रताओं को डिफाइन किया है, धारा सुग्रता की परिभाषा भी लिखाई है और फार्मूला भी दिया है। तो यहाँ धारा सुग्रताओं का अनुपात पूछा है। तो बच्चों धारा सुग्रता का फार्मूला लिखिए और दोनों के लिए डिवाइड कर दो, अनुपात निकल आएगा। तो फार्मूला बता रहा हूँ मैं धारा सुग्रता का NAB/C। भाई ये फार्मूला है धारा सुग्रता का IS, I यानी कि हम करंट को I से नोट करते हैं और सेंसिटिविटी है सुग्रहता तो IS से नोट किया था मैंने। तो इसका फार्मूला है बच्चों भाई IS = NAB/C। ये फार्मूला आया था धारा सुग्रता का। तो यहाँ पर N फेरों की संख्या है, A कुंडली के तल का क्षेत्रफल है, B कुंडली जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखी है वो B चुंबकीय क्षेत्र का मान और C ऐंठन नियतांक, स्प्रिंग नियतांक कह दो, स्प्रिंग का ऐंठन नियतांक कह दो, ठीक है ना। तो बच्चों अब नीचे इसमें एक चीज और भी दे रखी है, ये ब्रैकेट में दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है। ये जो स्प्रिंग नियतांक है C वो दोनों के लिए समान है। तो अब इनका अनुपात पूछा है, वो भी करा है M2 एवं M1। M2 पहले का है तो इसका मतलब है 2 वाला ऊपर रखेंगे और 1 वाला नीचे। तो यानी कि M2 गैल्वेनोमीटर और एक M1। तो मैंने यहाँ लिख दिया अभी 2 के लिए IS ऐसे लिख दिया 2/IS1 यानी कि दूसरे गैल्वेनोमीटर और पहला गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्रताओं का अनुपात। तो बच्चों ये C तो इक्वल है, जब C इक्वल है तो C से C कैंसिल हो जाएगा, बाकी इतने। तो ये प्रत्येक कुंडली के लिए अलग अलग है दोनों के लिए। फेरों की संख्या, क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ दूसरे के लिए है तो यहाँ लिख दो N2 A2 और ये B2 अपॉन C आएगा तो C से C कैंसिल हो जाएगा। क्यों? वो करा है C दोनों के लिए इक्वल है। तो पहले के लिए बच्चों यहाँ पर N1 A1 और ये हो जाएगा B1। अब बच्चों इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। भाई N2 की वैल्यू 42
A2 की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻³ और B2 की वैल्यू 0.5 टेस्ला। N1 दे रखा है बच्चों 30 और A1 दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻³ और V1 दे रखा है बच्चों 0.25। ठीक है ना, यहाँ 0.5 भी लिख दो, कोई बात नहीं, पॉइंट लगा हुआ है। तो वो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 दूनी 50, 10⁻³ 10⁻³, 18 दूनी 36 और 2 से 2 कैंसिल और ये भी काट लो बच्चों भाई, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। तो ये आ गया बच्चों भाई 7/5, यानी कि 7:5। या भाग कर दो इससे भी बच्चों, तो ये निकल आएगा तुम्हारा लगभग कितना, 5 एकम 5 और 2 और 5 और 20, 1.4 या 7:5 लिख दो या 1.4 अनुपात इतने। तो ये हो गया दोनों का अनुपात बच्चों धारा शुभ्रताओं का। तो दूसरे गैल्वेनोमीटर और पहले गैल्वेनोमीटर की धारा शुभ्रताओं का अनुपात, ये आ गया बच्चों, ये आंसर हो गया। इसका बी पार्ट कह रहा है बच्चों वोल्टेज शुभ्रताओं के बीच अनुपात। तो हमने बच्चों वोल्टेज शुभ्रता भी डिफाइन किया है थ्योरी में। तो वोल्टेज शुभ्रता की परिभाषा लिखाई है, उसका ही फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो यहाँ IS और है ये धारा शुभ्रता का मान निकाल दिया है। तो हमने वोल्टेज शुभ्रता का धारा शुभ्रता के पदों में भी फॉर्मूला लिखाया है। चूंकि यहाँ धारा शुभ्रता दे रखी है इसलिए हम धारा शुभ्रता के पदों में लिख दें, और वरना अलग लिखें तो ये भी है NAB/CR, R यानी कि प्रतिरोध और आ जाएगा बस, तो वो वोल्टेज शुभ्रता बन जाएगी बच्चों। तो NAB/C तो IS है धारा शुभ्रता, तो यहाँ IS/R भी ले सकते हैं। तो देखो बच्चों वोल्टेज शुभ्रताओं के बीच अनुपात यानी BS वोल्टेज शुभ्रता, ठीक है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो पहले दूसरे कह रहा है M2 का, तो 2 का ऊपर और 1 का नीचे। अब चाहो तो मैं लिखूँ NAB/C इंटू R अपॉन में, या फिर NAB/C तो IS हो गया, तो IS/R लिख दो। तो यह 2 है तो यहाँ आएगा देखो IS2/R2। 1 है तो भाई IS1/R1। बच्चों यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ डिवाइड है, तो ऊपर गुणा का चिन्ह लगाओ और नीचे का ऐसे पलट दो, यानी कि IS2/R2 और ये पलट जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा R1/IS1। अब देखो यहाँ पर IS2/IS1 और ये IS2/IS1, तो ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, IS2/IS1। तो बच्चों IS2/IS1 देखो ऊपर से दे रखा है, मैंने 1.4 लगा दिया, और R1 की वैल्यू है R1 10 ओम और R2 की वैल्यू है 14। तो देखो पॉइंट हटा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, और देखो ये 1 आ गया बच्चों। तो वोल्टेज शुभ्रताओं का अनुपात जो है वो 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। तो मैं पढ़ता हूँ बच्चों, देखो 11 क्वेश्चन ये है, एक प्रकोष्ठ में 6.5 G और 1 G इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये हमें याद रहना चाहिए भाई, हैं। एक प्रकोष्ठ में 6.5 G यानी गॉस। तो हमने चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक लिखाया है वो गॉस भी लिखाया है, टेस्ला भी लिखाया है, और गॉस और टेस्ला में संबंध भी लिखा दिया है। ये CGS में है, जबकि हम MKS में लगाएंगे तो टेस्ला में कन्वर्ट करके लगाएंगे। तो एक गॉस 10⁻⁴ टेस्ला होता है, याद रहना चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है, क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि E का मान और M का मान दे रखा है। E यानी कि बच्चों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और Me का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये ना भी दे रखा हो तो हमें याद होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, तो 11वां क्वेश्चन है ये।
एक प्रकोष्ठ में 6.5 G का एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों हम B से डिनोट करते हैं और दे रखा है 6.5 गॉस। और जबकि गॉस ये CGS में यूनिट है, हमें चाहिए MKS में, तो हम जानते हैं एक गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। तो बच्चों भाई 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब कह रहा है वो एक प्रकोष्ठ में इतने का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन इतने मीटर पर सेकंड वेग से, यानी कि वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों इतने वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, और वो भी क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। अगर चुंबकीय क्षेत्र ये है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवेश कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चों आगे व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या क्या। अच्छा, तो पहले तो बच्चों बताना है कि इसका वृत्ताकार पथ क्यों होगा, और फिर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी हमें फाइंड करनी है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है बच्चों। इलेक्ट्रॉन जब यानी कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। और उस चुंबकीय बल की दिशा हम फ्लेमिंग के जब बाएं हाथ से निकालते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल की दिशा है वो उसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है v वेग से, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तो प्रवेश कर ही रहा है, और उस पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो उसके वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। जैसे अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ठीक है ना, और उसके वेग की दिशा इधर है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे इन दोनों के लंबवत जाएगा। तो बच्चों जब कोई भी आवेशित कण वेग की दिशा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, और चुंबकीय बल जो है वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के दोनों के लंबवत कार्य करता है, तब क्या होता है उसमें वेग का परिमाण चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोण आ गया दोनों के बीच 90 डिग्री। अगर हम उसका कंपोनेंट लेते हैं तो v cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब घटक 0। तो ये हुआ कि जब लंबवत बल लगता है और वेग के लंबवत उस जो दिशा चल रही है उसके लंबवत बल लग रहा है, वे इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जा रहा है v वेग से उसके लंबवत बल लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत है, तो उस बल के कारण उस वेग की दिशा चेंज नहीं होती है। तो यानी वेग का परिमाण चेंज नहीं होता है। जब वेग का परिमाण चेंज नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन चल रहा है इधर, बल लगा है लंबवत, तो क्या होगा बच्चों भाई, दिशा उसकी धीरे धीरे चेंज होती है, और दिशा धीरे धीरे चेंज होती है और परिमाण समान रहेगा। ऐसा केवल वृत्तीय पथ में होता है। फर्स्ट ईयर में वृत्तीय गति के चैप्टर में ये चीज बता चुके हैं। अभिकेंद्र बल के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, अभिकेंद्र त्वरण के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो वहां ये चीज स्पष्ट कर दी गई है। तो ठीक है बच्चों भाई, कारण बता दिया। देखिए तो अब उस वृत्तीय पथ का जो फॉर्मूला आया था बच्चों, वो आया था क्योंकि अभिकेंद्र बल, जब कोई वस्तु वृत्तीय कक्षा में घूमती है तो उसे एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, और अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं होता, वो किसी न किसी बल से प्राप्त होता है। तो यहाँ अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो चुंबकीय बल का जो मान होता है बच्चों भी QVV, यानी कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने Q की जगह E लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज EVV। और अभिकेंद्र बल का फार्मूला बच्चों भी mv²/r। V से देखो एक भी कट गया और रेडियस का मान निकाल लो, वैसे ये फार्मूला ड्राइव करा दिया है वहां पर, तो R इक्वल टू हो जाएगा mv/ev। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और ये चुंबकीय क्षेत्र सबको दे रखा है। तो देखिए R इक्वल टू m की जो वैल्यू दे रखी है और वो ना भी दे रखी है, याद होना चाहिए। अभी हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और वेग ये दे रखा है कितना 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8 × 10⁻⁻⁴ 4.8
इंटू 10⁶ mv अपॉन ev। e इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बी चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बच्चों भाई 6.5 इंटू 10⁻⁻4। कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। देखो भाई पॉइंट से पॉइंट हट भी जाएगा तो 16×3=48, 13×5 65 और 13×7 91। पॉइंट पर हटा दोगे तो ये आया 7×6 42। अच्छा और ये 3 भी है अभी। ओह नहीं 7×3=21। तो बच्चों देखो 7×3=21 और अपॉन 5 इंटू 10⁻, देख लीजिए भाई यहाँ पर है -19 और -4 यानी -23। ऊपर जाके ये +23 और 6 +29 और ये -31 यानी कि -2 10⁻²। 10⁻²। 5 से डिवाइड कर दो बच्चों तो ये आंसर आ जाएगा भाई 5×4 = 20 और 1 5×2 = 10 इंटू 10⁻²। रेडियस है m कैसे मात्रक होगा इसका मीटर, ठीक है ना। या 100 से मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर आ जाएगा यानी कि 4.2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं ऐसे भाई 4.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो रेडियस ये आ गई और वृत्तीय होने का कारण हमने बता ही दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा भाई 11 और तो कुछ नहीं पूछा इसमें नहीं। तो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, अच्छा वृत्ताकार कक्षा, हाँ अगला क्वेश्चन है बच्चों अब कौन सा 12वां। देखिए बच्चों भाई 12वां क्वेश्चन कह रहे 11वें क्वेश्चन में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। तो बच्चों भाई इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है तो परिक्रमण आवृत्ति पूछी है, क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है, व्याख्या कीजिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति है क्या उसके वेग पर निर्भर करती है, ये सिद्ध करना है और आवृत्ति का मान भी ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये 11वें क्वेश्चन से ही जो वैल्यू है वो लेनी है बच्चों। तो देखिए बच्चों ये 12वां क्वेश्चन, तो यहाँ है ये क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है ये 11वें क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों वृत्तीय कक्षा में, तो उसकी परिक्रमण आवृत्ति क्या है। तो यहाँ बी की वैल्यू यही लगाएंगे जो दे रखी है 11वें क्वेश्चन में, ठीक है ना। और वेग ये है उसका, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और मास हम जानते ही हैं। तो बच्चों देखो अब निकाल लिया हमें क्या है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चों मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अच्छा फ्रीक्वेंसी से पहले मैं आवर्तकाल निकाल लूँ भाई, और आवर्तकाल जानते हो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। T=1/f। आवर्तकाल क्या होता है बच्चों भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वृत्तीय कक्षा में तो एक चक्कर का समय, और एक चक्कर का समय और हम फार्मूला पढ़ा है भाई समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखो आवर्तकाल हम जानते हैं चूंकि T= यानी टाइम पीरियड, आवर्तकाल एक चक्कर का समय। तो बच्चों एक चक्कर का समय ले रहे हैं तो एक चक्कर की दूरी, और एक चक्कर की दूरी जो होती है वृत्तीय पथ की वो होती है बच्चों त्रिज्या, वो परिधि, ये r त्रिज्या, ये होगी परिधि एक चक्कर की दूरी। तो समय बराबर दूरी हो गई बच्चों परिधि यानी कि 2πr बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल यानी कि v वेग से घूम रहा है वो। तो ये वो बच्चों T=2πr/v। अब यहाँ पर पूछा है इसने फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो f=1/t। तो देखो मैं f=1/t लगा दे रहा हूँ, या देखो यहाँ पहले r की वैल्यू पुट कर लो बच्चों। देखो ये r का मान दे रखा है यहाँ पर भाई mv/ev, हमने 11वें क्वेश्चन में प्रूफ किया है। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब कोई आवेश कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक कक्षा में घूमता है तो उसकी ये जो है ये त्रिज्या का मान ये होता है mv/ev, और यह मैंने 11वें क्वेश्चन में ये बता भी दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए r का मान लगा दिए यहाँ से, तो T=2π/v इंटू r की वैल्यू है mv/ev। बच्चों देखो v से v कैंसिल और T= आ गया 2πm/ev। बच्चों यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे हम कि यहाँ इस फार्मूले में वेग नहीं आया,
तो वेग नहीं आया, और आवृत्ति क्या होगा, इसलिए आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। तो 1/t का मतलब 1/, इतना ये पलट जाएगा, यानी कि EV/2πm। तो बच्चों EV/2πm, तो देखो इस फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का जो फॉर्मूला आया है EV/2πm, इसमें कहीं भी वेग नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो परिक्रमण आवृत्ति है वो वेग पर निर्भर नहीं करती है। तो लिखने बच्चों भाई, अतः परिक्रमण आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करती है। तो बच्चों देखो इसका मान यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं और इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, नहीं करती है। अब देखिए F इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और V चुंबकीय क्षेत्र था बच्चों 6.5 इंटू 10⁻⁻4, और 2 और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए इसे कैलकुलेट कर लीजिए। है तो अब तो भाई केवल सिंप्लीफाई करना है बच्चों। भाई 13 से कर लो, 13 से क्या है 13×5 65, और बाकी 2 से ये कट जाएगा, पॉइंट से हटा करके, और बस घाते सर कर लो, और जो भी आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा। लगभग मैं बता दूँ इसका आंसर जो है ये आएगा फ्रीक्वेंसी 18.2 × 10⁻6 हर्ट्ज। ठीक है ना, 18.2 सॉल्व कर लेना इसे 10⁻6। तो आवृत्ति का मात्रक होता है बच्चों में हर्ट्ज, या 1 मेगा हर्ट्ज में 10⁻6 हर्ट्ज होते हैं, तो ये हटा दोगे तो ये मेगा हर्ट्ज हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया, तो ये इसका आंसर। तो ये होगा बच्चों 12वां क्वेश्चन। अब देखिए 13वां क्वेश्चन बच्चों, भाई 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन देखो बच्चों पढ़ते हैं। 13वां कह रहा है वो 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और जिसमें 6 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, एक टेस्ला के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अविलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसके परिमाण परिकलित कीजिए। बच्चों ये प्रति आघूर्ण का मतलब है कि जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है और उसमें जब धारा बहती है तो उसमें एक बलाघूर्ण कार्य करता है, ये समझा दिया है पहले, और उस बलाघूर्ण कारण कुंडली घूम जाती है। जब कुंडली घूमती है तो मैंने बताया एक स्प्रिंग जुड़ा होता है, तो भाई स्प्रिंग ऐंठन उत्पन्न होती है और वो उसे विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। तो जो ऐंठन बलाघूर्ण है विक्षेपक बलाघूर्ण के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और जब जैसे जैसे कुंडली ऐंठती जाती है तो ऐंठन आघूर्ण का मान बढ़ता जाता है, और जब ऐंठन आघूर्ण का मान विक्षेपक बलाघूर्ण के बराबर हो जाता है तो कुंडली का घूमना बंद हो जाता है। यानी कि साम्य अवस्था में विक्षेपक बलाघूर्ण और ऐंठन आघूर्ण बराबर होते हैं। तो वे बराबर होते हैं तो बच्चों कोई फॉर्मूला लगा दीजिए भाई। तो देखिए यहाँ जो मैं वैल्यू दे रखी है वो लिख रहा हूँ 30 फेरे। तो बच्चों कुंडली में 30 फेरे, ए पार्ट है इसका ये, तो n इक्वल टू 30, और त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, जिसमें 6 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, तो I इक्वल टू 6 एम्पियर। अब कह रहा है वो एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 1 टेस्ला, इसमें ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अविलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो बच्चों थीटा हो गया 60 डिग्री। कुंडली के अवलंब से जो चुंबकीय क्षेत्र का कोण होता है वही थीटा होता है, कुंडली के तल से नहीं, कुंडली के अवलंब से, यानी वही उसकी अक्ष होती है। तो बच्चों देखो यहाँ पर टॉ इजकल टू ये फार्मूला पढ़ा दिया है भाई NIAB sin थीटा, ये फार्मूला ड्राइव कर दिया है। अब देखो यहाँ पर N है, I है, ठीक है ना, और थीटा भी दे रखा है। अच्छा ये यहाँ पर क्या नहीं है बच्चों, ए नहीं है। तो देखो कुंडली त्रिज्या दे रखी है तो वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दीजिए बच्चों भाई। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये 8 सेंटीमीटर है, चाहो तो इसका 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो देखो यहाँ कुंडली या तो अलग से ए निकाल लो या फिर यहीं में ए का मान लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये हो जाएगा बच्चों NIA, ए का मतलब हो गया πr², क्षेत्रफल कुंडली का,
और बी और साइन थीटा, थीटा है बच्चों भी 60। बाकी सारी वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, एल की वैल्यू 30 और आई हो गया हमारा 6 एम्पियर, पाई 3.14, आर स्क्वायर तो बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का वर्ग 64 और गुणा 10⁻⁻⁴। बी का मान दे रखा है 1 टेस्ला और साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। तो ये आ गया बच्चों। बस अब इसे तो कैलकुलेट कर लेंगे, √3 चाहो तो √3 लिखा रहने देना, या फिर इसकी वैल्यू होती है 1.73, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे और इसका मात्रक आ जाएगा बच्चों इतने न्यूटन मीटर, क्योंकि ये बल युग्म का आघूर्ण है और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखो ये हुआ 13वां क्वेश्चन का ए पार्ट। वो करा है कि प्रत्याघूर्ण इतना, तो यानी कि जब विक्षेपक बलाघूर्ण इतना है तो सर रोकने के लिए विपरीत दिशा में जो प्रत्याघूर्ण है वो भी इतना होना चाहिए। तो बस यही आंसर होगा। बी पार्ट करा है कि यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और शेष सभी विवरण अपरिवर्तित रहें तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। बच्चों इसका बी पार्ट ये कह रहा है वो कि यदि कुंडली वृत्ताकार है, कुंडली वृत्ताकार है, वो कह रहा है क्षेत्रफल जो इस वृत्त का है वो उतना ही रहे, लेकिन इसकी आकृति में टेढ़ी मेढ़ी कर दूं, अनियमित कर दूं, इसे यहाँ दबा दूं, इसे कर दूं, लेकिन क्षेत्रफल उतना ही रहे, तो क्या है इस बल आघूर्ण पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों इस बल आघूर्ण में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि τ=NIAB sin थीटा। वो कह रहा है बाकी सब मान अपरिवर्तित रहेंगे, थीटा उतना रहेगा, बी भी इतना रहेगा, एन भी और आई भी। बस ए यहाँ पर क्षेत्रफल तो है, तो क्षेत्रफल का मान उतना ही रहेगा, लेकिन वो अलग बात है इसकी आकृति बदल रही है। तो ये तो किसी भी आकृति के लिए फार्मूला सही है, आकृति चाहे कोई सी भी हो, लेकिन ये जो फार्मूला वो क्षेत्रफल देखता है, ना कि आकृति। क्षेत्रफल उतना ही हो उसे हम वर्ग बनाते हैं, लेकिन क्षेत्रफल उतना ही हो तो हम तो क्षेत्रफल का मान रखेंगे, मान उतना ही आएगा। तो बच्चों आकृति से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल वैसे इसके अतिरिक्त अभ्यास को छोड़कर बाकी सब हो गए हैं, कल जो एडिशनल है अतिरिक्त अभ्यास वाले हैं वो भी कराते हैं। ठीक है बच्चों।